हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है मिसलेनियस यानी कि विविध के टॉप 10 प्रश्न। और इसके पहले भी मैंने सारे एक सब्जेक्ट का सेशन करवाया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहेगा जो भी सेशन यहाँ पे होता है। तो चलिए आज का मिसलेनियस में देखते हैं कि टॉप 10 प्रश्न में क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जैन ग्रंथ में किसे सिंह सेन कहा गया है, यानी कि जैन ग्रंथ में किसे सिंह सेन की उपाधि प्रदान की गई है। सिंपल सा यही क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि सिंह सेन की उपाधि किसे प्रदान की गई है। तो ये उपाधि प्रदान जो की गई है बिंदुसार को। और बिंदुसार से और भी क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये किस वंश से संबंधित था। तो ये मौर्य वंश से। मौर्य वंश का शासक था कौन? बिंदुसार। और क्या प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार, उसी का बेटा था ना। उसके बाद देखिए और क्या प्रश्न बनता है। इसको एक और उपाधि दी गई थी जो बार बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक पूछा जाता है अमित्र घात। कौन घात? तो अमित्र घात है, जो कि इसी को उपाधि दिया गया था। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है? तो अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। और इसको देखिए क्या बोला जाता है बिंदुसार को। तो 16 राज्यों का विजेता। कितने राज्यों का विजेता? 16 राज्यों का विजेता। और ये सब सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे हुए हैं और भी जो बन रहे हैं वो आपको हम बता ही रहे। तो 16 राज्यों का विजेता कहे या फिर क्या बोलता है जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहे कौन था, या मित्रघात कौन था, तो सब क्या हो जाएगा? बिंदुसार। और जानिए और क्या जान सकते हैं, जैसे कि जैन ग्रंथ में जिस प्रकार इसे सिंहसेन कहा गया है उसी तरह पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है। किसे? बिंदुसार को। तो इसे वायु पुराण में भद्रसार या फिर बारीसार कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी अशोक और सुसीम तो इसी का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये उत्तराधिकारी था। और आगे अशोक से संबंधित प्रश्न आएंगे तो हम उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। फिलहाल बिंदुसार था, इसलिए बिंदुसार के बारे में जो पॉइंट बन सकते थे हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आज तो मिसलेनियस का है, इसलिए आपको इसमें हर विषय का क्वेश्चन मिलेगा। तो जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है आप लोग को पता होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो त्याग पत्र ये किसे देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में 2024 में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। नाम आप लोगों को बताना है। अब देखिए राष्ट्रपति अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उसी तरह उपराष्ट्रपति को अगर पूछ ले कि शपथ कौन दिलाता है तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा तो आप लोग को याद करने में आसान हो जाएगा। और त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। बात करते हैं उपाध्यक्ष का। ठीक है। तो उपाध्यक्ष क्या करता है? उपाध्यक्ष जो है ये क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष
अगर पूछ देगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तब ये किसे देता है, उपाध्यक्ष को देता है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन यही पूछ देगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका शपथ नहीं होता है। किसका, तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन त्याग पत्र वो किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को। ठीक है, बाकी तो बात करते हैं और क्या राष्ट्रपति से। तो देखिए, अगर यही पूछ देता कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और ये क्या बोलता है, त्याग पत्र किसे देते हैं प्रधानमंत्री, तो भी राष्ट्रपति। तो दो चीज तो यहाँ पे हो गया, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रहेगा तो राष्ट्रपति होगा। बाकी ये दोनों का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कैसे ग्रह हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या है कि बाह्य ग्रह है या आंतरिक ग्रह है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, चारों ग्रह ये कैसे ग्रह हैं, तो ये है आपका आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह को ही क्या कहीं पे लिख देगा आपको, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह, तो ये ध्यान रखना है। और यही बाह्य ग्रह में कौन से आ जाएंगे, बाह्य ग्रह में आ जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो जाएंगे 4 कौन से ग्रह, तो बाह्य ग्रह। लेकिन आंतरिक या पार्थिव ग्रह में कौन से हो जाएंगे, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी कि जो बच गए वो और क्या, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्रहों की संख्या 8 है और यहाँ पर 8 ग्रह का वर्णन हो गया। तो चलिए बढ़ते चौथे क्वेश्चन की ओर। जैसा सवाल वैसा सॉल्यूशन होगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। गारो जाति कहाँ निवास करती है, तो कुछ फेमस जाति जनजाति हैं जो बार बार पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग को काफी बार पूछा गया है। तो ये मेघालय, मेघालय से। और इसमें कौन सा एक हो जाता है, खासी और जयंतिया, खासी और जयंतिया। ठीक, उसी तरह नागालैंड से नागा पहाड़ी की जातियां यहाँ निवास करती हैं। असम से कौन कौन, तो एक हो जाता है रेंगवा और एक बरेला। रेंगवा और बरेला कहाँ की है, तो असम की। और मिजोरम से तो मिजो और लुसाई, मिजो लुसाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो यहाँ कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। और मैं आपको संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज में आपको सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति सारा डिटेल में बताई हूँ और सारा का मात्रक भी उसमें पढ़ाई हूँ। तो आप लोग संडे स्पेशल में जो भी टॉपिक वाइज करवाया जाता है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। उससे आपका मिसलेनियस हो या किसी भी सेशन का प्रश्न हो, वन लाइनर, उससे सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। तो ठीक है, बढ़ते हैं। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, यहाँ पूछ लिया गया। तो जब सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होता है, अर्ग होता है। लेकिन अगर यही पूछ देता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आपका शक्ति का। उसी तरह कैलोरी किसका मात्रक है, तो ये है उष्मा का। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन पूछ लिया गया है कि ये है कहाँ, तो जो कि फेमस दर्रा है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया। तो पीर पंजाल दर्रा जो कि है ये जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस दर्रा है जो बार बार पूछा जाता है। एक रोहतांग पूछ लिया जाता है, रोहतांग दर्रा, और एक सिपकी ला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में।
उसी तरह उत्तराखंड में चारों दर्रा का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड है। एक माना दर्रा, एक थांगला दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा। जो जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर वही कराया जा रहा है। आपको यहाँ पे समझिए कि एकदम कलेक्शन लाया जा रहा है पूरी तरह से छाट के। तो आप लोग जरूर जुड़िए इस चैनल से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी करते हो। आपके लिए तो जीके जीएस सबका सेम ही होता है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, एक हो गया लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है। और एक होता है नीति दर्रा। ये चारों दर्रा कहाँ से है, कहाँ का है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। बात करते हैं सिक्किम से, तो एक यहाँ का बार बार पूछ लिया जाता है, नाथुला दर्रा। तो ये चारों से रिलेटेड जो भी दर्रे थे चारों राज्य का मैंने आपको बता दिया। अब आइए 7वें क्वेश्चन की ओर। गांवों एवं कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन है। तो इस मैटर में कौन सा है पहला राज्य जो उपलब्ध कराने वाला बन गया, तो है हमारा बिहार, ठीक है। और बिहार आया है तो और भी कुछ संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। बिहार के बारे में तो आपको पहले भी सेशन में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उससे संबंधित प्रश्न जानते हैं। जैसे कि गांव एवं कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। उसी तरह पूछ दिया जाता है कि बिहार में भिखारियों का बैंक कहाँ है। बिहार में भिखारियों का बैंक, और ये यूनिक क्वेश्चन है इसलिए पूछ दिया जाता है क्योंकि ये पहला है ऐसा कि बिहार में भिखारियों का बैंक, और ये है कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में। और उस बैंक का नाम क्या है, तो अनोखा, क्योंकि अनोखा काम है इसलिए अनोखा नाम भी है, तो अनोखा बैंक है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। बात करते हैं वैशाली में, तो यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रामायण विश्वविद्यालय यहाँ है, कहाँ, तो वैशाली में। क्योंकि रामायण तो नाम समझ ही रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो रामायण विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है, तो वैशाली जिले में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे कि अपराध के मामले में बिहार का कैमा स्थान है, अपराध के मामले में बिहार का अभी कैमा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा 7वां, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग सबसे पहले ये कमेंट कीजिएगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, जो कि हमने आपको कई बार बता चुका है। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर जानते हैं, तो नींबू का यहाँ पूछा गया है। तो नींबू का गुणसूत्रों की संख्या होता है 18 और 36 दोनों होता है। तो 14 किसका होता है, 14 होता है मटर का। 16 किसका होता है, तो प्याज का। और 48 किसका हो जाता है, तो 48 तीन चीज का याद रखिएगा, साथ में आलू, तंबाकू और चिंपांजी, ये तीनों का क्या होता है, तो 48 होता है गुणसूत्र की संख्या, ठीक है। देख ही रहे होंगे मिसलेनियस का प्रश्न है, तो आपको हर सब्जेक्ट का इसमें प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। जितना हमसे हो सकता है अच्छा आप लोग के लिए कर सकते हैं उतना हम करेंगे, बस आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब आइए 9वें क्वेश्चन की ओर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, रंगमंच दिवस की बात जब आ गई है तो ये आपका मनाया जाता है 27 मार्च को। लेकिन 1 मई को तो सबको पता होता है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक काफ़ी बार एग्जाम में इधर रिपीटेड हो रहा है कि उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस तो सबको ध्यान रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिए उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। और 8 मार्च को क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 दिसंबर को क्या, तो विश्व मानवाधिकार दिवस। ये सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। और अगर आप लोगों को सेशन से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप लोगों को आंसर जरूर देंगे। अब आइए आज का अंतिम प्रश्न जानते हैं क्या है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी कि परियोजना पूछ लिया जाता है कि ये परियोजना किस नदी पे है, तो कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना के बारे में जानते हैं।
तो तुलबुल परियोजना की जब बात आती है तो ये है आपको झेलम नदी पर। और आप लोग से भी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। जो चीज आप लोग को पढ़ा चुके हैं वही क्वेश्चन आप लोग से करते हैं। फिर बात करते हैं चेनाब नदी पर कौन सा परियोजना है। तो चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है और ये सब इम्पोर्टेंट परियोजना है। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर, तो चेनाब नदी पर। और ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना है, जो ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। उसी तरह पेरियार नदी पर कौन सा परियोजना है, तो इडुक्की परियोजना। कौन परियोजना, इडुक्की परियोजना। तो आज के ये थे टॉप 10 प्रश्न। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नए सब्जेक्ट के साथ और नए कुछ टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।